हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार बढ़ाना आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चे, ये ज्योग्राफी का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, आप लोगों ने इसमें पहले आप लोहा खनिज के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आपने पहले बच्चों इसमें लोहा खनिज के बारे में बच्चों आपने पढ़ा था, जैसे तांबा हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ आपने पढ़ा था, जैसे खदानें कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आइए अब आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। बेटे, आधात्विक खनिजे, जो आधात्विक खनिजे हैं, जैसे उसमें अभ्रक आता है, आपका चूना पत्थर हो जाता है, ये है इनकी कुछ खनिजे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। अभ्रक, अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है, यानी पत्रदार जो चट्टाने हैं, जो हमारी चट्टान बाई चट्टान जो परतों के रूप में बिछी हुई थी, उसमें पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है बच्चों। विपाटन, विपाटन का मतलब होता है हमारा तोड़ना, उसको तोड़ना, आपको अलग करना, यानी तोड़ना फोड़ना, ये इसका मेनली अर्थ होता है बच्चों। ठीक है, ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं, यानी ये इतनी ऊंचाई तक जा सकती हैं। परतें ऐसी होती है कि परत हम इनको काफी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। 1000 परतों के ऊपर तक ये जा सकती है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। जो अभ्रक है बच्चों, वो पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आर पार हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। पारदर्शी हमारा खनिज होता है बच्चों। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, वी संवहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है बच्चों। जो हमारे अपरिहार्य खनिजों में से एक है, जो हमारा जो परावैद्युत शक्ति है, जहां ऊर्जा ह्रास निम्न गुणांक, विसंवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। जो बच्चे अभ्रक है, उसका निक्षेपण यानी हम उसको कहां से प्राप्त करते हैं, वो छोटा नागपुर का पठार के उत्तरी पठारी किनारों से, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है उसके उत्तरी किनारों से बेटे लिया जाता है इसको। जो हमारा कहा, बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। यानी कहा बेटे सबसे ज्यादा जो हमारा पाया जाता है, अग्रणी में। अग्रणी का मतलब है जो सबसे आगे या नंबर 1 पे, जैसे बोल देते हैं कि हमारे पास सबसे आगे ये राज्य है इसके उत्पादन करने के लिए। ठीक है, राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। राजस्थान में अभ्रक का जो उत्पादन है बच्चों, वो अजमेर के आसपास वाले क्षेत्रों में देखा गया है या पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही बेटे आंध्र प्रदेश की नेल्लोरा अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। आंध्र प्रदेश में की बेटे नेल्लोरा अभ्रक पेटी, यानी अभ्रक क्या है वहां पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कहां पाया जाता है बेटे? नेल्लोरा अभ्रक पेटियों भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। यानी आंध्र प्रदेश में बेटे नेल्लोरा एक जगह है जहां अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं चट्टानी खनिज बेटे। जो चट्टानी खनिजे हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया है। ठीक है, चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। जो बच्चों हमारा चूना पत्थर है, जो चट्टानी खनिज है, जो हमें चट्टानों से प्राप्त होता है। चट्टानी खनिज क्या होते हैं? जो बेसिकली हमें चट्टानों से प्राप्त होते हैं।
उनको हम चट्टानी खनिज बोलते हैं। ठीक है, जैसे चूना पत्थर बोल दिया है, चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। जो हमारी चट्टानें होती है कैल्शियम कार्बोनेट की या मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उनमें चूना पत्थर हमारा पाया जाता है। ठीक है, यह है अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जो हमारी बेटे चट्टानें होती है, जो अवसादी चट्टानें होती है, जैसे चट्टानों के भी हमारे कई सारे प्रकार होते हैं, उसी में एक प्रकार होता है अवसादी चट्टान में यह पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। जो चूना पत्थर है बेटे, जो सीमेंट उद्योग है, जिससे हम हमारे घरों में सीमेंट का उपयोग करते हैं, जो हमारे घरों को मजबूती प्रदान करता है, वो कौन सा पदार्थ होता है बेटे? वो चूना पत्थर होता है। ये सीमेंट उद्योग का क्या होता है बच्चों? एक आधारभूत कच्चा माल होता है। इसको फिर फैक्ट्रियों में जाके इसको सीमेंट में परिवर्तित किया जाता है। और लोहा प्रैगलन, लोहा प्रैगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है बेटे। लोहा प्रैगलन, लोहा प्रैगलन होता है जहां जिन भट्टियों में लोहे को पिघलाकर उसकी नई नई वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, तो जो भट्टियों में प्रयोग होता है इसका, लोहा पिघलाने के लिए। ठीक है, जरा यह बच्चों एक डायग्राम दे रखा है, इसके जरा ध्यान से सोचें व बताइए, मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताइए कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। ठीक है बेटे, छोटा नागपुर खनिजों का भंडार क्यों है, ये हम इसमें देख के बताते हैं। चलो बच्चों आप इसको देखो, फिर मुझे बताओ। आई होप बच्चों आपने इसको देखा होगा। जैसे देखते हैं, ये क्या है बच्चों? ये है चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में 2018-19 के अनुसार। ठीक है, देखें इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ में 11%, आंध्र प्रदेश में 13%, मध्य प्रदेश में 13%, राजस्थान में 20%, महाराष्ट्र में 4%, तमिलनाडु में 6%, गुजरात राज्य में 7%, तेलंगाना में 8%, कर्नाटक राज्य में 9%, और अन्य जो बाकी बचे हुए हैं उनमें कितना आ जाता है बच्चों? 8%। जो चूना पत्थर है उसमें सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है बच्चों? राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। जितने भी ये छोटा नागपुर पठारों का भंडारण क्यों है? क्योंकि बच्चे जो छोटा नागपुर का पठार है वो हमारा, मैप है नहीं क्या? चलो बच्चों मैप है नहीं। खनिजों को घातक उद्योग, किलर इंडस्ट्री बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा, जो बेटे उद्योग हैं, ये घातक उद्योग से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। यानी जो ये उद्योग है इनमें जान जोखिम का खतरा ज्यादा है, तो इसकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानून का क्रियान्वयन किया है। यानी जो वहां काम लोग करेंगे उनके लिए ये चीजों का क्रियान्वयन करना, यानी उन चीजों को मानना, पालन करना जरूरी है। ठीक है, आप बच्चों इसको एक बार नोट डाउन करिए। तो बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, खनन के जोखिम और खतरे बच्चों। जो खनन जब हम करते हैं, माइनिंग करते हैं, जो हमारी खदानें होती है जहां से हमारे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, वहां खनन में क्या जोखिम या क्या खतरे हो सकते हैं उनके बारे में समझते हैं बच्चों। क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचते हैं? जो खनिकों, जो बेटे मजदूर लोग होते हैं जो खनिजों में हमारा काम करते हैं, उनको खनिकों द्वारा, जो खनिकों हैं जो उसमें काम करते हैं उनको खनिकों कहा जाता है। खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक, जो खदानों में काम करने वाले श्रमिक हैं, लगातार धूल, हानिकारक धुएं,
सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जब बच्चे हम खनिजों में काम, जो हमारे माइनिंग होती है, जो हमारे खदान होते हैं, जब उसमें काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। वहां जब कुछ चीजों को खोदते हैं तो वहां धूल वगैरह काफी सारी उड़ती है, जो हमारे सांस के साथ हमारे अंदर चली जाती है, जिससे हमें क्या होता है, जो फेफड़े होते हैं उनसे संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, जिसे जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि। जो हमारी खदानें होती हैं उनका क्या होता है बच्चे, हम जमीन के कई मीटर नीचे, 100 मीटर 200 मीटर नीचे खदानें खोदते हैं, तो क्या होती है, उनकी जो छतें होती हैं वो नीचे गिरने का उनका क्या होता है बच्चों, खतरा होता है। ठीक है। तो उसके लिए उसमें कुछ उपयोग करे जाते हैं, जैसे ड्रिल करके उसमें रोड लगा दी जाती है जिससे छतें ना गिरे। ठीक है। आगे, सैलाब आना। सैलाब मतलब पानी आना। जैसे बारिश वगैरह पड़ती है तो ज्यादा पानी रिस जाता है, या कहीं से कोई पानी का स्रोत है, जैसे आजकल ये कुएं वगैरह खुदते हैं जो साइडों में कहीं होते हैं, तो पानी रिस जाता है, तो उससे क्या होता है, खदान के अंदर काफी मात्रा में जल प्लावित हो जाती है, तो वहां उससे क्या होता है, खतरा बन जाता है जो काम करते हैं मजदूर उनके लिए। ठीक है। ऐसी कोयला खदानों में आग लगने। जो कोयला खदानें होती हैं बच्चों, उनमें क्या होता है, आग लगने की आशंका बनी रहती है। ठीक है। तो कोयला खदानों में आग लगने की आशंका ज्यादा बनी रहती है। ठीक है। खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी हैं, मतलब ये बेटे परमानेंट है। जो खतरे हैं, जो खदानों में काम करते हैं उनके लिए बेटे स्थायी हैं, ये वहां होते रहते हैं। ठीक है। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत सदूषित हो जाते हैं। जो बेटे वहां के जल स्रोत हैं, जो वहां पानी की जो हमारे पास कंज्यूमिंग क्षमता है, जो हम पानी वहां से पीते हैं उस क्षेत्र का, वो क्या होता है बेटे, वहां संदूषित हो जाता है। ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगने से भूमि व मिट्टी का अपक्षय होता है। यानी जब बेटे हम कोई खदान को खोदते हैं तो क्या होता है, वहां जब बार बार वहां से हैवी लोडेड ट्रक जाएंगे तो क्या होता है बेटे, वहां मिट्टी का अपक्षय होता है, यानी मिट्टी वहां से टूटती है, अलग चली जाती है, तो क्या होता है बेटे, वहां मिट्टी का अपक्षय हो जाता है। ठीक है। और सरिताएं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। सरिताएं, जो बेटे हमारे छोटे नदियां होती हैं उनको सरिता कहा जाता है, नदी, बड़ी नदी को नदी कहा जाता है। ठीक है। तो उनमें क्या होता है बेटे, प्रदूषित हो जाती है। जैसे वहां से ज्यादातर गाड़ियां निकलेंगी तो धूल उड़ेगी, कोयला वगैरह, जैसे कोयले खदान के पास कोई नदी है, अगर वहां से कंटिन्यूअसली ट्रक जाएंगे तो बच्चों वहां क्या होगा, धूल उड़ेगी, ब्लैक होगा, वो जाके जल में मिलेगा, वहां जाके गिरेगा, तो उससे क्या होता है, हमारी सरिताएं और नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। ठीक है। जैसे खनन क्षेत्र में आप यहाँ देखेंगे, जो खनन क्षेत्र में उठने वाले वायु प्रदूषण, जैसे ये ट्रक जा रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इससे क्या उठा है बेटे, धूल उठ रही है। ठीक है। जैसे झरिया टू बी शिफ्टेड, जो एक झरिया जगह थी बच्चे, कोयला खदान की वजह से इसे शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे अब चलते हैं। खनिजों का संरक्षण। संरक्षण मतलब बेटे सुरक्षा, यानी हम खनिजों की कैसे संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपेक्षित है। यानी जो कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बेटे, उनमें हमें क्या होता है, खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कृषि में हमें काफी सारे खनिज पदार्थ लगते हैं, जैसे हमारा बच्चे हो गया है नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस हो गया है, कैल्शियम हो गया है, जिंक हो गया है, तो ये सब क्या है बेटे, खनिज पदार्थ हैं। और उद्योगों में, जैसे सीमेंट उद्योग में हमारा अभी कैल्शियम कार्बोनेट था, मैग्नीशियम कार्बोनेट था, ये सब कहाँ पाए जाते हैं बेटे, ये सब खनिज ही तो है। खनन उद्योग यानी खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है। असार्थक अंश अर्थात भूपर्पटी का 1% जिस खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगते हैं। निर्माण मतलब बेटे कोई भी खनिज हमारी एकदम से नहीं बन जाती है, उसे लाखों वर्ष लगते हैं बनने के लिए। एक खनिज के निर्माण में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। सांद्रण, सांद्रण का मतलब होता है बच्चों, जैसे हमारा कोयला है, कोयले में क्या क्या तत्व है, उनकी एकाग्रता
जो है वो सांद्रण कहलाती है, यानी कौन से खनिज में किन तत्वों की एकाग्रता है वही हमारा बच्चों सांद्रण कहलाती है। ठीक है, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। शीघ्रता मतलब जल्दी, थोड़ा कह सकते हैं उनका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगार्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है, जो खनिज निर्माण है उनकी जो भूगार्भिक प्रक्रिया है इतनी धीमी। भूगार्भिक का मतलब होता है बच्चों भूमि के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं। जो हमारी भूमि है उसके अंदर या उसके जो गर्भ में प्रक्रियाएं चलती हैं उनको भूगार्भिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित 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 रूप से थोड़ी है। मतलब कि बच्चों जो उपभोग है, जो हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं खनिज पदार्थों को, उनका पुनर्भरण यानी उनका पुनर्निर्माण यानी जो भरण होना है उसके मुकाबले अपरिमित। अपरिमित का मतलब है कि हम उपयोग ज्यादा कर रहे हैं और वो चीज बन कम रही है। ठीक है, इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। जो खनिज संसाधन है बेटे सीमित है और अनवीकरणीय योग्य है, उनका नवीकरण नहीं किया जाता। ठीक है, समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। जो खनिज निक्षेप है वो हमारे देश की क्या है बेटे, अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। ठीक है, इससे हमें काफी सारा धन प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन ये अल्पजीवी है, ये कुछ समय के लिए जीवित रहती हैं। अल्प का मतलब है कम और जीवी मतलब बेटे अल्पजीवी मतलब कम समय के लिए एक प्रकार से बोल सकते हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है। जो बेटे अयस्कों का सतत उत्खनन होता है, सतत मतलब एक स्थिर वे में आराम आराम से, तो उससे क्या होता है हमारी लागत बढ़ती है। क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने से साथ साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। यानी जैसे ही हम खनिजों के अंदर जो हमारी खदानें होती हैं उनमें जितनी गहराई तक हम उनकी खुदाई करेंगे उतनी ही उनकी गुणवत्ता कम होती चली जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी ये 100 मीटर नीचे एक कोई कोयले की खदान है। ये क्या है बेटे, कोयले की खदान है। अब क्या होगा कि ये यहां से यहां तक कोयला है। जो ये यहाँ उच्च गुणवत्ता का कोयला होगा उसके मुकाबले यहाँ बेटे कम गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आप इसको एक बार देखें और नोट डाउन करें। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत सुनियोजित एवं सतत शोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। सुनियोजित मतलब एक प्रकार से हम कोई भी चीज को, जैसे हम अपने खनिजों संसाधनों को सुनियोजित मतलब बच्चे एक प्रकार से उनका अच्छे से प्रयोग करना, एक नियम बनाकर सुनियोजित करके। ठीक है, निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास, जो उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रौद्योगिकी का सतत विकास है उन्नत, उसका प्रयोग करते रहना है। ठीक है, धातुओं का पुनः चक्रण, वृद्धि, धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिष्ठानों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय हैं। यानी क्या है, धातुओं का पुनः चक्रण, यानी धातुओं का पुनः चक्रण, चक्रण मतलब पुनः मतलब दोबारा से उसी प्रकार चल के आना। जैसे यहाँ से कोई चीज हमारी शुरू हुई, इसी को यहीं पे आ जाना, ये हमारा चक्रण कहलाता है बेटे। यानी एक प्रकार से इसका एक चक्र कंप्लीट होना। ठीक है, प्रतिस्थापन का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। जो सतत है, जो बेटे हमारा
रद्दी धातु हैं, जैसे कुछ धातु ऐसा होती है, जैसे हमने कोई धातु निकाली यानी हमने कोई खनिज पदार्थ निकाला, उसमें से क्या हो गया कि कुछ ऐसा है जो हमारा सही नहीं है, पूर्ण रूप से अभी नहीं बना है, तो उसे क्या करते हैं, दोबारा से खदानों में डाल देते हैं ताकि वो कुछ समय बाद दोबारा से हमारा एक खनिज अच्छा बन सके, कुछ क्वालिटी का। ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान से सोचें व बताएं, उन पदार्थों की सूची बनाएं जहां खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापन का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या है और कहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चों, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं बेटे ऊर्जा संसाधन, जो हमारे ऊर्जा के संसाधन है। ठीक है, ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। जो ऊर्जा है बेटे वो सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। ऊर्जा क्या है बेटे, जितनी भी हमारे संसार में जितनी भी सारी चीजें हैं उनके लिए ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा से ही हमारी बॉडी चलती है, ऊर्जा से ही हमारे सब चीजें चलती हैं। और ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, हमें खनिजों से। ठीक है, खाना पकाने में, रोशनी में, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे जो ऊर्जा का बच्चे उत्पादन है, यानी हम उसे कहां से पैदा करते हैं या निर्माण कहां से करते हैं, वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किन किन चीजों से होती है बेटे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम तथा विद्युत से किए जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गित किया जा सकता है। ठीक है, जो ऊर्जा संसाधन है वो बेटो परंपरागत यानी जो हमारी परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत जो बेटे हमारे कंटिन्यूअसली चले आ रहे हैं, गैर परंपरागत जो हमारे कभी कभी चलते हैं, जैसे कोई हमारी कहते हैं ना गांव में, आप सभी लोग बच्चों गांव से होंगे, कुछ शहर से भी होंगे, जैसे कहते हैं कि परंपरा है, ये हमारी क्या है, दर पीढ़ी दर चली आ रही है। उसी प्रकार परंपरागत क्या होता है बच्चों के एक नियम अनुसार चलते रहना कंटिन्यूअसली। ठीक है, परंपरागत संसाधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित है बेटे। ठीक है, आपने देखा होगा लकड़ी जो हमारी माताएं होती हैं वो क्या करती हैं, चूल्हे में लकड़ियां जलाती, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा से खाना बनता है और खाने को हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आज बच्चों हम अपना चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।